हेलो गाइस, आपका अपने चैनल सुपर बिजनेसमैन पर स्वागत है। प्लीज लाइक शेयर कमेंट फॉर मोर वीडियोस। चैप्टर 6 दवाखाना। आर्यन फिर एक बार खुद से ही पूर्ण विचार करता है कि उसे पॉइजन निकालने का ये तरीका अपनाना ही होगा। कुछ पल बाद ऑरा पैटर्न का यूज करते हुए आर्यन आलिया की बॉडी से पॉइजन निकालने की प्रोसेस चालू करता है, जिसमें आर्यन आलिया के शरीर से पॉइजन अपने शरीर में ट्रांसफर करने लगता है, क्योंकि ऑरा पैटर्न की यही खासियत थी कि वो सारे एलिमेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता था। और जैसे जैसे आर्यन उस ऑरा पैटर्न का यूज कर रहा था तो सारा पॉइजन उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा था, जिसकी वजह से आर्यन को असहनीय दर्द होता है। लेकिन वो पॉइजन निकालने की प्रोसेस को रोकता नहीं है और इस वक्त तो आलिया का शरीर भी दर्द की वजह से कांप रहा था, लेकिन वो अभी भी बेहोशी की हालत में ही थी। कुछ घंटों बाद आखिरकार आलिया की आंखें धीरे धीरे से खुलती है। वो साफ साफ देख पा रही थी कि आर्यन उसके शरीर से पॉइजन को अपने शरीर में ट्रांसफर कर रहा था। और जब वो पूरे तरीके से होश में आती है तो आर्यन को फिक्र भरी आवाज में कहती हैं, भाई आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी बॉडी से पॉइजन को अपने शरीर में ट्रांसफर क्यों किया? इसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ होगी। अपनी छोटी बहन की आंखों में अपने लिए चिंता देख आर्यन हंसते हुए उससे कहता है, तुमने अपने भाई को छोटा मोटा कोई बच्चा समझा है क्या? मैं एक जाबाज मार्शल योद्धा हूँ, ऐसे छोटे मोटे पॉइजन मेरे शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने भाई की ये खुद मुंह मिट्ठू बनने वाली बात सुन आलिया प्यारा सा लेकिन मासूम सा चेहरा बनाकर कहती हैं, भाई आप सच में इतने ताकतवर हो गए हैं क्या? फिर आर्यन उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए कहता है, मेरी प्यारी सी पगली बहन में मजाक कर रहा था। फिर आगे लेकिन पूरी बात ना बताते हुए कहता है, मुझे एक सीक्रेट मेथड पता चला है जिससे मैं इस पॉइजन को सप्रेस कर सकता हूँ। आगे से तुम्हें भविष्य में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई है ये पॉइजन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आर्यन की ये बातें सुन आलिया भी हाँ में गर्दन हिला देती है और आलिया को आगे समझाते हुए आर्यन कहता है, अब तुम आराम करो, तुम्हारे शरीर से अभी पॉइजन पूरी तरह से बाहर नहीं निकला है। मैं तुम्हारे लिए दवाखाने से पॉइजन काबू करने वाली कुछ जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। इतना कहकर आर्यन घर से दवाखाने की ओर निकल जाता है। कुछ देर बाद आर्यन टियनवू साम्राज्य के एक आलीशान से दिखने वाले दवाखाने के सामने खड़ा होता है और फिर दरवाजे से अंदर की ओर जाने लगता है। आर्यन को वहां सही सलामत दवाखाने में आते देख कुछ लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एक आदमी दूसरे से कहता है, ये तो भावेश सिंह का पोता आर्यन सिंह है ना, जो कल तक कोमा में था और उसकी सारी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी थी। तभी दूसरा आदमी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये वही है, पर यह सब होने के बावजूद ये आज दवाखाने में क्या करने आया है? तभी उन दोनों की बातें सुन एक लड़का और आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, इसकी मार्शल सॉल तो इसी की मंगेतर ने चुरा ली थी ना। यार ये क्या बेकार आदमी है, इसे शर्म भी नहीं आई जो यहाँ दवाखाने में अपना कचरे जैसा मुंह उठाकर आ गया। इन सभी लोगों की बातें सुनकर भी आर्यन कुछ रिएक्ट नहीं करता है। उसके चेहरे पर किसी प्रकार के कोई भाव नहीं थे। वो तो बस एकदम सीधे इन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए चले जा रहा था और दवाखाने के काउंटर पर जाकर खड़ा हो जाता है। जहां पहुंच वो काउंटर पर बैठे हकीम से बड़े ही इज्जत के साथ कहता है, हकीम जी मुझे कुछ दवा बनाने के लिए जड़ी बूटियां चाहिए। जिसे देख काउंटर पर बैठा हकीम बिना किसी भाव के साथ उसे कहता है, आर्यन मुझे माफ करना पर तुम्हारी सिंह फैमिली पिछले पूरे 1 महीने में हमारे दवाखाने से बहुत सारी जड़ी बूटियां ले जा चुकी है। हम जो तुम्हारी फैमिली को रिसोर्सेज देते थे वो खत्म हो गया है। जिसे सुन आर्यन कहता है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे बस कुछ जड़ी बूटियां चाहिए, मैं उन्हें तुमसे फ्री में नहीं ले रहा। फिर काउंटर पर बैठा हकीम बोलता है, जीतने वाला हमेशा सिकंदर कहलाता है और हारने वाला एक बंदर, और तुम उन्हीं बंदरों में से एक हो। उस हकीम की ये बातें सुनने के बाद आर्यन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और अपनी आवाज कठोर करते हुए और हाथ की मुट्ठी बांधते हुए बोलता है, आपका कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का सीधा मतलब है, जब एक भेड़िया ताकतवर होता है तो अपने पूरे झुंड की मदद करता है, लेकिन जब वो भेड़िया अपनी लड़ने की सारी काबिलियत खो देता है तो वो झुंड के किसी काम का नहीं होता। काउंटर पर बैठा हकीम आर्यन की बात का जवाब देता है और उसे आगे बताते हुए कहता है, असल में हमारे दवाखाने के एल्डर्स ने तय किया है कि आज से सिंह फैमिली को कोई रिसोर्स नहीं मिलेगा और ना ही तुम लोग यहाँ से कुछ खरीद सकते हो। और फिर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जाओ अब निकलो यहाँ से, तुम्हें कोई जड़ी बूटी नहीं मिलेगी। जिसकी आवाज सुन वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, परंतु अपनी इतनी बेइज्जती सुन भी आर्यन अभी चुप था और अंदर ही अंदर गुस्से की घूंट पीकर मजबूरी भरी आवाज में कहता है, मुझे अपनी छोटी बहन के लिए बस एक हेवनली ग्रास चाहिए। लेकिन वो हकीम अपनी बात पर कायम था और आर्यन से कहता है, देखो पहली बात तो ये कि हमारे पास हेवनली ग्रास की कुछ ही जड़ी बूटियां बची है, वो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकता, अब चाहे वो तुम्हारे लिए हो या फिर तुम्हारी छोटी बहन के लिए। फिर थोड़ा और सोचते हुए कहता है, तुम्हारी छोटी बहन तो तुम्हारे बाप की गोद ली हुई औलाद है जिसका कोई अता पता नहीं वो कहाँ से आई है, उसका बैकग्राउंड क्या है। हकीम ये सब बातें कर ही रहा था कि पीछे से आती एक आवाज की ओर वहां खड़े सभी लोगों का ध्यान जाता है। यह आवाज लगभग एक 20-22 साल के दिखने वाले लड़के की थी, जिसके साथ उसके 2 चेले भीड़ को एक और करते हुए आ रहे थे। आर्यन, आर्यन,
और एक लंबी सांस लेते और मजाक उड़ाने वाली मुस्कान के साथ कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम फैमिली रिसोर्सेस का फायदा उठाना चाहते हो, तुम्हें कोई शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? आर्यन भी पीछे मुड़कर उस लड़के की ओर देखता है और मन ही मन सोचता है, ये तो थर्ड एल्डर का बेटा डेविड है। तभी आर्यन के चेहरे को इतना शांत और कुछ ना बोलते देखकर डेविड का एक चेला उसे कहता है, तुम अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ बॉस आए हैं, चलो एक साइड हटो। उसकी बात सुन अब आर्यन मुस्कुराने लगता है और 2 कदम आगे बढ़ाकर बोलता है, सीनियर डेविड, आप तो जेन्युइन रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, इसका मतलब भी पता है। इतना सुनकर डेविड को गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेइज्जती करने की? फिर आर्यन वहां सभी लोगों की ओर देखते हुए कहता है, मैं यहाँ कोई तमाशा दिखाने नहीं आया था, बस अपनी छोटी बहन के लिए कुछ जड़ी बूटी लेने आया था। और सबसे जरूरी बात, आज से 20 साल पहले मेरे पिताजी ने युद्ध में जाने से पहले अनगिनत हेवनली ट्रेजर सिंह क्लान को दिए थे, अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई बताए। उद्धरण चिन्ह। आर्यन की ये बातें सुन वहां भीड़ में जमा लोग कहते हैं, हाँ ये तो सच है। भीड़ को आर्यन की साइड लेता देख काउंटर पर बैठे हकीम का चेहरा बदल जाता है और वो गुस्से भरी आवाज में कहता है, तुम्हारे पिताजी अगर ये नहीं करते तो पूरे मार्शल वर्ल्ड में फेमस कैसे होते, और तुम्हारी फैमिली इन कई सालों में बहुत सारे रिसोर्सेस यूज कर चुकी है। वैसे भी हमारा सिंह क्लान के रूल्स है, किसी कचरे पर रिसोर्सेस को खराब कर वो इससे अच्छा किसी अच्छे और काबिल योद्धा को ताकतवर बनाने में खर्च करना पसंद करेंगे। इतना सुन अब आर्यन के चेहरे पर भी गुस्से की लकीरें उभर आती है और वो कहता है, सिंह क्लान के रूल्स जाए भाड़ में, अब तो मैं हेवनली ग्रास लेकर ही जाऊंगा, चाहे उंगली सीधी करके या फिर टेढ़ी करके। यहाँ मेरी छोटी बहन की जिंदगी का सवाल जो है। उसकी ये बातें सुन वहां खड़े लोग आपस में कहने लगते हैं, बस एक हेवनली ग्रास के लिए ये हकीम इतना नाटक क्यों कर रहा है? उन सभी लोगों की ये बातें सुन उस हकीम की आंखें छोटी हो जाती हैं और वो आर्यन से एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहता है, मैं तुम्हें हेवनली ग्रास दे तो दूंगा, पर तुम्हें वो मेरी एक शर्त पर मिलेगी। शर्त की बात सुन आर्यन बिना किसी भाव के उससे बोलता है, कैसी शर्त? जिसे सुन वो काउंटर पर बैठा हकीम कहता है, तुम्हें हेवनली ग्रास चाहिए ना, तो तुम अपने आप को साबित करो कि तुम एक कचरा नहीं हो। अगर तुम डेविड को मुकाबले में हरा देते हो तो मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 3 जोड़ी जड़ी बूटियां दूंगा। अगर है हिम्मत तो बोलो। और मन ही मन सोचने लगता है, ये बस एक कचरा है जिसकी मार्शल सॉल चोरी हो चुकी है और सारी कल्टीवेशन भी खत्म हो चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है अगर ये एक जेन्युइन रेल्म मार्शल आर्टिस्ट से फाइट करता है तो ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तभी पीछे से डेविड भी कहता है, आर्यन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाने वाला और तुम्हारी जान बख्श दूंगा। फिर डेविड का चेला भी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ वरना लोग कहेंगे हमने एक लाचार लड़के को परेशान किया है। वही खड़ा आर्यन भी मन ही मन सोच रहा होता है, अब इनको कैसे समझाओ जिसको ये बेकार समझ रहे हैं। अब उसके पास 2 मार्शल सॉल और गॉड लेवल स्किल्स है और तो और अब मैं ब्लड क्लॉटिंग रेल्म के पीक पर पहुंच चुका हूं। वही दूसरी तरफ भीड़ में आर्यन की ताकत से अनजान लोग आपस में बातें करने लगते हैं, क्या सच में आर्यन जेन्युइन रेल्म प्रैक्टिशनर से मुकाबला कर पाएगा? वही भीड़ में कुछ लोग आर्यन की साइड लेते हुए बात कर रहे थे, हाँ आर्यन की अब मार्शल आर्ट नष्ट हो चुकी है और इन लोगों का शायद कुछ और ही मकसद है। डेविड ये बातें सुन उन लोगों से तो कुछ नहीं कहता है और वही चुप खड़े आर्यन के पास जाकर कहता है, क्या हुआ, डर गए क्या? अगर हिम्मत नहीं है तो घर जाओ और आराम करो। फिर ये सब कह डेविड जोर जोर से हंसने लगता है। क्या आर्यन डेविड को मुकाबले के लिए हाँ बोलेगा या फिर डेविड की बात मान घर चला जाएगा? क्या आर्यन अपनी बेइज्जती इतनी आसानी से सहन कर लेगा? आखिर क्या होगा इस कहानी का अंजाम? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ।